जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलन दो शब्दों से है, जन और आंदोलन। आंदोलन शब्द जो है, इसके उपयोग को हम जानते हैं, इसके अर्थ को भी समझते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र में यदि हम बात करें तो आंदोलन थोड़ा अलग है, जैसा हम समझते हैं उससे। मेरा मन आंदोलित हो चुका, एक शब्द, एक वाक्य, मेरा मन आंदोलित हो चुका। और इस शहर में एक आंदोलन हो रहा है। इसमें मूलभूत अंतर यह है कि जब हम एक आंदोलन की बात करते हैं तो एक अच्छी संख्या में उसमें लोग निश्चित रूप से रहते हैं, और इसीलिए इसे हम जन आंदोलन कहते हैं। जन माने जनता, जनता का आंदोलन। आपको ये मानना पड़ेगा कि आंदोलन जो है वो केवल जनता के द्वारा होता है, कभी शासन के द्वारा या कभी किसी अन्य तबके के द्वारा, प्रशासन के किसी अंग के द्वारा नहीं होता। ये हमेशा जनता के द्वारा होता है, और यदि जनता के द्वारा होता है तो किसी के खिलाफ होता है, किसी के विरोध में होता है। ये सामान्यतः जन आंदोलन जनता के द्वारा, और सामान्यतः जनता के इस विरोध का, जनता के इस आक्रोश का सामना शासन, प्रशासन, सरकार को करना होता है। तो मूलतः हम पाएंगे कि अधिकतर आंदोलन जो भारत के परिप्रेक्ष्य में या विश्व परिप्रेक्ष्य में हुए, वो जनता बनाम सत्ता, जनता बनाम शासन। अब यदि हम ये देखें जनता बनाम शासन, तो क्या मायने हुआ? जनता कुछ चाहती है और वो सत्ता से करवाना चाहती है। जो चाहती है उसे वो सत्ता से करवाना चाहती है, और दूसरी ओर सत्ता संभवतः उसे कर नहीं रहा है। तो इसलिए विरोध, इसलिए आंदोलन। एक पहलू तो ये हुआ कि जनता की आकांक्षा, जनता की इच्छा, जनता की अपेक्षा, जनता की आवाज़ को शासन नहीं सुन रहा है किसी भी कारण से, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस क्षेत्र की जनता, उस देश की जनता सरकार के विरोध में आ जाती है, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन करती है। दूसरी परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे सरकार कुछ करती है और जनता उसका विरोध करती है। सरकार के कुछ निर्णय, सरकार के कुछ कानूनों या निर्णयों के खिलाफ, कुछ नीतियों के खिलाफ लोग खड़े होते हैं और फिर आंदोलन करते हैं। तो इस प्रकार सामान्यतः जनता बनाम सरकार और एक दूसरे के विरोध में, ये आंदोलन का एक रूप होता है। जब से हम राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं प्राचीन काल से, तब से ऐसे आंदोलन के हमने विभिन्न रूप देखे हैं। पूरे विश्व के विभिन्न मंचों में, विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके के आंदोलन हुए। तो कोई भारत अछूता नहीं है आंदोलनों से, या भारत ही एकमात्र देश नहीं जहां आंदोलन हो रहे हों, क्योंकि आगे इस अध्याय में हम भारत से जुड़े हुए आंदोलनों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। पर यह जानना चाहिए कि आंदोलन पूरे विश्व में होते रहे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, तानाशाही के खिलाफ आंदोलन हुए हैं अधिकतर प्राचीन काल में, राजसत्ता के खिलाफ आंदोलन हुए हैं प्राचीन काल में अधिकतर। पुराने जो आंदोलन थे वो राजसत्ता के खिलाफ थे, तानाशाही के खिलाफ थे। लेकिन वर्तमान काल में, गत 100 वर्षों में, जब से लोकतंत्र का दायरा बढ़ा है तो और तानाशाही उस हद तक कम हुई है, राजसत्ता उस हद तक कम हुई है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि आंदोलन की संख्या कम हो जाना चाहिए।
क्योंकि पूर्व में यदि राज सत्ता के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ आंदोलन होते थे तो तानाशाहों की घटती संख्या, राज सत्ता की घटती संख्या में हम मान सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमको लग सकता है कि शायद अब आंदोलन कम हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। कारण कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बोलने की छूट है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या सही लोकतंत्र में व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इस स्वतंत्रता के अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा मांगों को लेकर दबाव बनाते हैं और न मानने पर आंदोलन करते हैं। दूसरे शब्दों में, बढ़ती हुई लोकतंत्र शासन प्रणाली का परिणाम ये हो रहा है कि जन आंदोलनों की भी संख्या उस हद तक बढ़ी है और इसीलिए हम अधिकतर जन आंदोलन गत 50-100 वर्षों में पाते हैं। भारत के संदर्भ में भी यद्यपि ब्रिटिश काल में भी आंदोलन हुए जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन जो विशेष आंदोलन हैं वे गत 50-70 वर्षों के आंदोलन हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। सो हम समझ गए हैं जन और आंदोलन, इसके उदय के कारणों पर जाएंगे। ये अध्याय मूलतः कारणों पर जाएगा और ये बताएगा कि किस तरह इस आंदोलन को समाप्त किया गया या ये आंदोलन किस कारण फिर समाप्त हुए, इन आंदोलनों का परिणाम क्या हुआ, ये इस अध्याय का मूल विषय है। इसके साथ ही साथ जन आंदोलनों की प्रवृत्ति, किस तरह के आंदोलन थे, शांतिपूर्वक आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन, किसी खास वर्ग के आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन या देशव्यापी आंदोलन आदि आदि, इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम किसानों के द्वारा जो आंदोलन हुए उसका कुछ जिक्र होगा, महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन हुए उसका जिक्र होगा और कुछ ऐसे आंदोलन जो जिनका संबंध आर्थिक विकास से या जिनका संबंध राजनीतिक आकांक्षाओं से नहीं था। सामान्यतः जो आंदोलन जो हुए हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे, या तो उसमें कुछ राजनीतिक आकांक्षाएं थीं या कुछ आर्थिक फायदे के लिए आंदोलन थे, आर्थिक लाभ के लिए कुछ आंदोलन थे, आर्थिक विकास को लेकर ये आंदोलन थे। लेकिन वर्तमान काल में हम देखेंगे कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिनका किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वार्थ से कुछ लेना देना नहीं था। तो फिर ये आंदोलन क्यों? ये ऐसे आंदोलन थे जो पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये ऐसे आंदोलन थे या हैं जो मानव अस्तित्व के लिए हैं बड़े महत्वपूर्ण थे, जिनका उद्देश्य था मानव अस्तित्व को बचाने का, मानव के विकास का। उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे पर्यावरण संबंधी आंदोलन और उसके विकास से प्रभावित और आर्थिक विकास से होने वाले प्रभाव को लेकर जो आंदोलन। फिर हमारा अध्ययन का क्षेत्र होगा मंडल आयोग रिपोर्ट। ये बहुत बाद की घटनाक्रम है जो मंडल आयोग को लेकर। निष्कर्ष ये कि इस आंदोलन में हमारा पहला मुद्दा रहेगा जन आंदोलन क्या हैं, उनको विस्तार से समझा जाएगा। दूसरा रहेगा भारतीय समाज के किन तबकों को जन आंदोलन के तहत लामबंद किया गया, अर्थात भारतीय समाज के कौन से तबके आंदोलन करने को विवश हुए और क्यों। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस अध्याय का विशेष अध्ययन है। तीसरा जो होगा हमारे लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसमें जन आंदोलन किस तरह की भूमिका निभाते हैं। और चौथा और होगा 1970 के दशक के जन आंदोलनों के विकास की यात्रा। मैंने आपको अभी कहा कि गत 50 वर्षों में जो आंदोलन हुए
वे ज़्यादा अहम हो गया, क्योंकि उसका संबंध समाज से था, उसका संबंध मानव के स्वयं के अस्तित्व से था। तो ऐसे आंदोलन अब ज़्यादा हो रहे हैं। आर्थिक विकास को लेकर आंदोलन कम हुए हैं। तो 1970 के दशक के जन आंदोलनों के विकास को लेकर हम इस अध्याय में पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि कैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सामना किया गया, आर्थिक क्षेत्र में कैसे नियोजित विकास के मॉडल को अपनाया गया, और उसके बाद हमने देखा किस प्रकार देश में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक ढांचा बना, और उस ढांचे के अंदर जो एक अध्याय बहुत महत्वपूर्ण जिसका इस अध्याय से संबंध है, वह था कांग्रेस प्रणाली। इन अध्यायों की बात करते हुए, विशेषकर कांग्रेस प्रणाली की बात करते हुए, आपको याद होगा ये चर्चा हुई थी कि 1967 के आसपास कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होने लगी। यहाँ तक कि 1970 आते आते पूरे देश में बहुत सारे आंदोलन खड़े हो गए, चाहे हिंसात्मक आंदोलन हो, जन आंदोलन हो, हड़ताल हो, लॉकआउट है, बंद हो, आदि आदि। दूसरे शब्दों में पूरे देश में असंतोष अपनी चरम सीमा पर था। और क्यों था, इस पर उस अध्याय में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो आप एक बार उस अध्याय को पुनः संक्षिप्त में थोड़ा और पुनरावृत्ति उसकी करें इस अध्याय में आगे बढ़ने के पहले। पर इतना याद रखें कि 60 का जो दशक है, 1960 से 1970-71 का दशक, वह भारतीयों के लिए कई मायने में बहुत बुरा दशक था। भारत के लोगों का धीरज टूटने लगा था और इसीलिए हर जगह आंदोलन होने लगे थे। जनता की जो बेचैनी थी वो आंदोलन के रूप में, हड़ताल के रूप में, बंद के रूप में ये अभिव्यक्त हुई। और इस सब की अभिव्यक्ति चुनाव में दिखाई देती है जब राजनीतिक भूचाल आता है, जिसे हम राजनीतिक भूकंप कहते हैं। और कांग्रेस, जिसका वर्चस्व गत 3 दशक से बना हुआ था, 1950 से 1970, 1945 से 47 से 1967 तक, इस 2-3 दशकों में के बाद पहली बार कांग्रेस को बहुत झटका लगता है। और ये झटके को ही हम आर्थिक भूचाल कहते हैं, राजनीतिक भूचाल कहते हैं। तो ये राजनीतिक संकट भी इसके साथ सामने आया। भूकंप तो आया ही, पर भूकंप के बाद सवाल ये उठा, अब क्या होगा? क्या भारत इस परिवर्तन में अपनी विकास यात्रा जारी रख पाएगा? क्या ये राजनीतिक उथल पुथल भारत को कहीं तोड़ न दे? प्रधानमंत्री नेहरू के स्वर्गस्थ होने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे वो स्थायी हो पाएंगे? जनता को क्या स्वीकार्य होंगे? आदि आदि बहुत सारे प्रश्न उसमें थे। तो कुल मिलाकर आर्थिक संकट को लेकर पूरे देश में विभिन्न तरीके से अभिव्यक्ति, दूसरा राजनीतिक भूचाल, और तीसरा राजनीतिक संकट। फिलहाल जन असंतोष की अभिव्यक्ति सिर्फ इसी रूप में नहीं हुई थी। 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्ग, जैसे महिलाएं, छात्र, सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग और किसान, इनको भी लगने लगा था कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था या ये लोकतांत्रिक राजनीति उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही है। इन 3 संकट के अलावा, जिसका मैंने जिक्र किया है, सामाजिक वर्गों को भी ऐसी अनुभूति होने लगी थी कि हमारी जो
अपेक्षाएं हैं वो इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था पूरी नहीं कर पाएगी, ध्यान नहीं दे पा रही। इसके चलते ये समूह भी, चाहे वो किसानों का समूह हो, युवाओं का समूह हो, महिलाओं का समूह हो, ये लोग भी अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे और आवाज़ बुलंद करने के लिए विभिन्न तरह के सामाजिक संगठनों के झंडे तले आए। यानी ये काल बहुत से सामाजिक संगठनों के उदय का भी है। इन सब आवाज़ों से क्या होता है, जन आंदोलन उमड़ पड़ता है और भारतीय राजनीति में नए सामाजिक आंदोलन सक्रिय होते हैं। हम विशेष रूप से इस अध्याय में, जैसा मैंने कहा, 70 के दशक के बाद के जन आंदोलनों की विकास यात्रा को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये क्या हैं, किन तबकों को लामबंद किया गया और हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे में ये आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं। क्या आंदोलन का होना सार्थक, आंदोलन का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाए लोकतंत्र में, या ये भी एक चिंता की बात हो जाए। और इसके साथ साथ हम लोग ये सामाजिक आंदोलनों का भी जिक्र करेंगे जिसमें महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, पर्यावरण संबंधी आंदोलन जो हुए, जिसमें चिपको आंदोलन था जिसका अध्ययन हमने पहले के अध्याय में किया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन था मेधा पटकर के द्वारा, और ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब देखिए, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन, शराब से के विरोध में आंदोलन होना, इसका किसी व्यक्ति विशेष से लेना नहीं था, किसी क्षेत्र विशेष से संबंध नहीं था। ये एक समाज के उस तबके के द्वारा था जो शराब के प्रभाव से को सबसे ज़्यादा झेल रहा था, महिलाएं। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध महिलाओं से है, ऐसी मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन। इस प्रकार ये हमारे इस अध्याय की पृष्ठभूमि है। जन आंदोलन को हम सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि जो जन आंदोलन है उसमें विभिन्न समूह शामिल होते हैं, पहली बात, और सामूहिक प्रयास होता है। कैसा प्रयास? सामूहिक प्रयास। विभिन्न समूह, और इन समूहों के अपने अपने प्रयास नहीं, इन समूहों का सामूहिक प्रयास, और इसीलिए ये जन आंदोलन कहलाता है। हर जन आंदोलन की एक अपनी उद्देश्य होता है, उसका एक अपना लक्ष्य होता है, आंदोलन का एक बेमूल कारण होता है, और उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से विभिन्न समुदाय इकट्ठे होकर आंदोलन करते हैं। उन्हें जब लगता है कि उनकी अपेक्षाओं की उपेक्षा की जा रही है, उनके आकांक्षाओं को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या विकास की जो दौड़ है उसमें उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा है, उसमें उनको भागीदारी नहीं मिल रही है, तो वे अपनी उत्कंठा को, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए आंदोलन की राह पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आंदोलन की राह से ही जनता की आवाज़ शासन तक पहुंच सकती है। शासन उन्हें तभी सुनेगी जब एक बड़ी संख्या में हम लोग सड़क पर आ जाएं और सड़क पर आकर अपनी आवाज़ बुलंद करें, बजाय एक अलग अलग टुकड़े में पारिवारिक रूप से या छोटे छोटे समुदाय के रूप में करने के बदले हम सब लोग सड़क में आएं और जनता की आवाज़ शासन के द्वारा तभी सुनी जाएगी जब भीड़ उनको दिखाई दे। इसके तहत कई प्रकार के माध्यम, जो आंदोलन के जो तरीके हैं वो कई हो सकते हैं, जैसे सार्वजनिक सभा यानी भीड़ के सामने भाषण, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रैली, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके अख्तियार किए जाते हैं जिसे हम आंदोलन की श्रेणी में रख सकते हैं। आंदोलन के ये विभिन्न रूप हैं। कभी कभी इन आंदोलनों का उद्देश्य जो है वो बदलाव लाने का ना होकर के बदलाव को रोकने का होता है। इस बात को आप समझ लें। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि
समाज की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने के विरोध में जनता के द्वारा आंदोलन होता है, या सत्ता के द्वारा कुछ ऐसा करना, सत्ता के द्वारा कुछ ऐसा किए जाने का अंदेशा होना जो जनता को पसंद नहीं है, तब विरोध होता है। और कई बार तो इसलिए आंदोलन होते हैं क्योंकि समाज बदलाव नहीं चाहता, यानी बदलाव को रोकना चाहता है। तो एक और समाज कई आंदोलन बदलाव के लिए होते हैं, तो दूसरी ओर कई आंदोलन बदलाव को रोकने के लिए भी होते हैं। हम इस पे ऐसे आंदोलनों की, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का जिक्र आगे हम करेंगे। लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार होते गया, वैसे वैसे जन आंदोलनों की संख्या ही नहीं बढ़ी, उनके विभिन्न नए नए रूप भी सामने आए। अर्थात हम देखते हैं कि जन आंदोलन और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। यद्यपि जन आंदोलन की प्रकृति किस तरह का होगा ये निश्चित नहीं होता, क्योंकि वह अचानक उठता है, उसका कोई स्वरूप भी निश्चित नहीं होता, और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। कई बार तो जन आंदोलन स्थानीय ही रहते हैं, किसी एक क्षेत्र के होते हैं, कई बार वो देशव्यापी हो जाते हैं। स्थानीय में भी किसी क्षेत्र विशेष को प्रभावित करेगा, बाकी को नहीं। वहीं देशव्यापी आंदोलन राष्ट्र के किसी वर्ग को या राष्ट्र के किसी समूह को प्रभावित करेगा। तो ये क्षेत्रीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है। क्षेत्र में किसी एक वर्ग को लेकर, राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक विशिष्ट वर्ग को लेकर, और उसके समर्थन में ये आंदोलन चलाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम स्थानीय आंदोलन को, किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, स्थानीय आंदोलन, तो हम कह सकते हैं कि महिला आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सामाजिक मुद्दों को लेकर कई बार आंदोलन हुए हैं, बड़े आंदोलन हुए हैं। उदाहरण के लिए सामयिक रूप से यदि हम आंदोलन की बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सामाजिक भेदभाव को लेकर आंदोलन हुआ है, अस्पृश्यता को लेकर आंदोलन हुआ है, कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन हुआ है, और इसके विरोध में ये सब सामाजिक आंदोलन कहलाए हैं। कई आंदोलन ऐसे थे जो पर्यावरण की रक्षा के लिए थे, पर्यावरण की रक्षा के लिए, और कई आंदोलन विकास से प्रभावित लोगों के हित में। किसी क्षेत्र में सरकार विकास का प्रयास करती है, लेकिन उस विकास के प्रयास में कुछ लोग प्रभावित होते हैं। प्रभावित से अर्थात दुष्प्रभावित होते हैं। शायद उन्हें अपना घर बार ज़मीन वगैरह छोड़ना पड़ता है, उन्हें शायद दूसरी जगह भेजने की ज़रूरत पड़ती है, और यदि ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो और वे इस विकास से खुश नहीं हैं तो वो आंदोलन कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में भी विकास को रोकने के लिए भी, विकास के बदलाव के लिए भी आंदोलन किया जाता है। चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये इसी श्रेणी में आते हैं, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए थे या प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास को लेकर थे। किसी एक खास तबके के लिए नहीं थे, किसी एक खास क्षेत्र के नहीं थे, किसी एक खास वर्ग के नहीं थे, बल्कि पूरे समाज के थे। तो जन आंदोलन की पृष्ठभूमि को अच्छे से समझने के बाद, जन आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को समझने के बाद, रूपों को समझने के बाद, अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, और वह है जन आंदोलन की प्रवृत्ति। जन आंदोलन की प्रवृत्ति और विशेषताएं। यदि हम प्रवृत्ति की बात करें तो सबसे सर्वप्रथम जनमत। जन आंदोलन जो होता है, जिसमें भारी संख्या में किसी क्षेत्र विशेष या राष्ट्र विशेष या समाज विशेष के लोग भाग लेते हैं,
तो ये लोग एक माहौल बना देते हैं, अपने विचारों के पक्ष में एक माहौल बनाते हैं और इस प्रकार एक जनमत तैयार करते हैं। देश बिल्ड ओपिनियन, मत तैयार करते हैं, लोगों को सोचने के लिए विवश करते हैं और फिर अपने समर्थन में एक बहुत बड़े तबके को ढाल लेते हैं। तो जन आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि जनमत के निर्माण में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मायने क्या हुआ? जिस सरकार द्वारा जन आंदोलनों का समाधान नहीं होता और आंदोलन तीव्र हो जाता है, हिंसा हो जाता है, तो उस दल की तो शामत आ जाती है। ये एक तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कोई जन आंदोलन ना हो, और यदि जन आंदोलन हुआ है या हो रहा है तो जैसा मैंने पहले बताया, सामान्यतः जन आंदोलन सत्ता के खिलाफ होता है। ठीक, तो पहली बात तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि कोई आंदोलन ऐसे ना हो, और यदि आंदोलन हो गए तो सरकार को इस आंदोलन को रोकना एक बहुत कठिन कार्य, दूभर कार्य हो जाता है और जन आंदोलन से जनमत सरकार के खिलाफ हो जाता है। और यदि सरकार के खिलाफ जन आंदोलन के माध्यम से जनमत बनता है तो सरकार का चुनना, अगले चुनाव में जीतना, एक तरीके से उनकी संभावना जीतने की बहुत दुर्बल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसीलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में कोई जन आंदोलन हो। ये एक बड़ा विरोधाभास है। एक और हम कहते हैं जन आंदोलन एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके समय में जन आंदोलन ना हो। किसी सरकार के कार्यकाल के दौरान जन आंदोलन का ना होना या कम होना सफलता की सूचक है, उस सरकार की कार्यशैली की सफलता की सूचक है, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक अच्छी सरकार वो है जो जनता तक जिसकी गहरी पैठ है और उसका जो तंत्र है वह इतना मजबूत है, इतना अच्छा है कि कहीं पर भड़कते हुए आंदोलन की भनक समय पर सरकार को लग जाए तो सरकार उसे तुरंत वहीं पर आंदोलन की प्रवृत्ति को बढ़ने से रोक सकती है। ये एक सफल सरकार की निशानी है। तो पहला तो जन आंदोलन जनमत बनाता है। दूसरा, इसकी दूसरी प्रवृत्ति की बात करें, इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो जन आंदोलन जो है वो सरकार को लोगों की इच्छाओं से अवगत कराता है। जन आंदोलन क्या करता है? जन आंदोलन सरकार को लोगों की अपेक्षाओं से अवगत कराता है, जनता जनार्दन की इच्छाओं से अवगत कराता है, जनता की आवश्यकताओं से सत्ता का परिचय कराता है, और साथ ही साथ यदि समय के साथ कुछ बदलाव हुआ है और उस बदलाव से जनता को समस्या हो रही है तो इन नई समस्याओं और कठिनाइयों से भी सरकार को अवगत कराता है जन आंदोलन। दूसरे शब्दों में जन आंदोलन वह जरिया है जिसके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ ऐसे बिंदुओं पर खींचा जाता है जिसे हम कह सकते हैं जनता की आकांक्षाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं, जिस पर सामान्यतः सरकार बहरी बैठी हुई हो, सरकार अनसुनी कर रही हो, ध्यान नहीं दे रही हो, जनता की अपेक्षाओं से अपना मुंह मोड़ रही हो। ऐसी स्थिति में जनता जो है वो अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति आंदोलन के माध्यम से करती है। और इसके साथ ही साथ कुछ बदलाव यदि आया है, जिस बदलाव के कारण जनता को समस्या हो रही है, जिस बदलाव के कारण जनता को कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं, तो
तो उससे भी सरकार को अवगत कराने का जरिया है जन आंदोलन। इस प्रकार जन आंदोलन समय के बदलाव के कारण उभरी नई समस्याएं, नए मुद्दों या लोगों की नई आकांक्षाओं पर प्रकाश डालती है और सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करने में मदद करती है। क्योंकि यदि वो आंदोलित होकर शासन पर दबाव बना रही है तो निश्चित रूप से इसका असर होगा कि शासन की प्रतिक्रिया तेज होगी। जो भी उसको निर्णय लेना है वह त्वरित गति से होगा। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का निर्णय लेना है तो वो भी त्वरित गति से होगा। अर्थात जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है ये, और साथ ही जन आंदोलन जो है वह विकास की गति को या परिवर्तन की गति को तेज कर देता है, जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने की गति को तेज कर देता है। ठीक। तीसरा, जन आंदोलन यानी जनता का आंदोलन, जिसमें जनता है। एक ओर जनता है, दूसरी ओर सरकार है। जनता छोटे छोटे समुदाय के रूप में या व्यक्तिगत रूप में सरकार से कुछ अनुरोध करती है, सरकारी बाशिंदों के पास जाती है, चाहे वो कलेक्टर हों, चाहे एमएलए हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे सरकारी अधिकारी हों, और उनके पास अलग अलग जाकर अपनी समस्या रखती है। तो चूंकि ये छोटे छोटे ग्रुप में हैं या व्यक्तिगत तौर पर ये समस्याएं रखी जा रही हैं और व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों को दी जा रही हैं, तो पूरी संभावना है कि अधिकतर ऐसी शिकायतें, अधिकतर ऐसी अपेक्षाएं अनसुनी, अनदेखी रह जाती हैं। अनसुनी और अनदेखी जब ऐसा बढ़ जाता है, जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है सरकार में अनदेखा करने की, अनसुनी करने की, मुंह मोड़ लेने की, तब आंदोलन आता है बीच में। तब बीच में आंदोलन आता है। आंदोलन जो है वो इन दो पहलुओं के बीच में पुल का काम करता है, लिंक का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण पहलू या विशेषता जन आंदोलन की कि ये जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है, कड़ी का काम करती है और जनता से सरकार को बांध देती है, विवश कर देती है कि सरकार जनता की सुने, सरकार को विवश कर देती है, तो उसमें बांध देती है। यदि ऐसा न हो तो सरकार दूर चली जाएगी, संवादहीनता की स्थिति आ जाएगी। और यदि संवादहीनता होती है, सरकार बनाम जनता के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता, तो सरकार जो है वो जो वास्तविकता से दूर चली जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, या तो आंदोलन होगा और या फिर सरकार को बदल दिया जाएगा, अगले चुनाव में नए दल को मौका दिया जाएगा, अर्थात सरकार कमजोर हो जाती है। इससे लोकतंत्र भी कमजोर होता है, क्योंकि लोकतंत्र संवाद से का गहन संबंध है। एक लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र वह है जहां पर भरपूर संवाद हो। संवादहीनता तो तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था की निशानी है, और लोकतंत्र और संवाद ये दो एक राजनीतिक व्यवस्था के दो परस्पर जुड़े हुए पहलू हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यदि कोई सेतु नहीं है, यदि जन आंदोलन नहीं हो रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र की कमजोरी को ये बताता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन आंदोलन जो है वो सरकार के प्रति रोष दिखाने का, सरकार के प्रति अपना गुस्सा दिखाने का, सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट करने का
और सरकार पर अपना दबाव बनाने का एक बड़ा शक्तिशाली प्रभावशाली जरिया है, बड़ा अहम साधन है। और लोगों की विचार की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों की जो बोलने की स्वतंत्रता है, उसको भी यहाँ पर व्यावहारिक बनाती है। हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को रखने के अधिकार के तहत जन आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, औजार है, टूल। चौथी विशेषता, जन आंदोलन जो है वो कुछ नए मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। नए मुद्दे से तात्पर्य है पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा के क्या मायने हैं? किसी एक क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर कुछ बड़ा खतरा हो रहा है क्योंकि सरकार उस क्षेत्र के संसाधनों के दोहन के लिए बहुत खुदाई कटाई आदि कर रही है। अब यदि उस क्षेत्र के व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारियों से अनुरोध करेंगे ऐसा ना करने का, या व्यक्तिगत स्तर पर बिगड़ते हुए पर्यावरण की ओर ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे सरकार का, तो ऐसी स्थिति में सरकार के कान में भी जूं नहीं रेंगेगी। ऐसी स्थिति में सरकार हर बात को अनसुनी करेगी। तो जन आंदोलन से समाज कल्याण, पर्यावरण की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा आदि ऐसे मुद्दे सामने आते हैं और उनका समाधान होता है। जन आंदोलन समाज कल्याण को बढ़ावा दिए जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चौथी विशेषता।